लास्ट डिस्कशन में हमने ये देखा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्जात और बहिर्जात दो तरह के बलों की हमने चर्चा की थी। अंतर्जात मतलब जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस जिसको बोलते हैं। बहिर्जनिक मतलब एक्सोजेनिक फोर्स जो पृथ्वी के बाहर उत्पन्न होते हैं। इंडोजेनिक में भी दो टाइप हमने देखा था, डायस्ट्रोफिज्म जिसको मंद बल यानी कि पटल विरूपण कहते हैं, स्लोली बहुत धीरे धीरे अप्लाई होते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे, और दूसरा था त्वरित यानी कि सडन टाइप ऑफ फोर्स। सडन त्वरित बल में ज्वालामुखी देखा था और भूकंप देखा था। तो ज्वालामुखी अभी सेपरेटली रखते हैं, भूकंप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। डायस्ट्रोफिज्म यानी कि पटल विरूपण में भी दो तरह के हैं, इपीरियोजेनिक यानी कि महाद्वीपीय निर्माण बल और ओरोजेनिक मतलब कि पर्वत निर्माण बल। महाद्वीपीय निर्माण मतलब जो वर्तमान स्थिति है महाद्वीपों की, जैसे उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है और यूरेशिया है, एशिया और यूरोप मिक्स होकर के यूरेशिया, बीच में यूराल पर्वत है। ओसनिया, ओसनिया में कौन आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये द्वीप आते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो इनके बनने की प्रक्रिया क्या है, ये महाद्वीपीय निर्माण प्रक्रिया है, इपीरियोजेनिक इसको बोलते हैं। इस पर जो बल लगता है वो ऊर्ध्वाधर बल लगता है। यहाँ महाद्वीप और पठार दोनों बने हैं। ओरोजेनिक में संपीड़न और टेंशनल, कंप्रेशनल, टेंशनल, ट्रांसफॉर्म इस तरह के बल लगते हैं पर्वत निर्माणकारी, जिससे कि पहाड़ बनते हैं। तो उस पर चर्चा है। बाकी बहिर्जनिक बलों में ग्रेडेशन और वेदरिंग की चर्चा है। ग्रेडेशन का मतलब डिग्रेडेशन, अग्रेडेशन, और वेदरिंग का मतलब होता है कि जहां पर अपक्षय हो रहा हो। ग्रेडेशन में भी हल्का सा हमने हाईलाइट देखा था। तो अब चलते हैं हम एनसीईआरटी पे, अपने सेगमेंट पे। एनसीईआरटी का जो हमारा सेगमेंट, एनसीईआरटी के सेगमेंट में चैप्टर नंबर 4, 6 और 7 इससे संबंधित है, जो अभी तक हमने चर्चा की थी कि पृथ्वी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी, विश्व का भौतिक भूगोल, कक्षा 11 में जो एनसीईआरटी चलती है। साथ ही मैंने जो मदद ली है वो एनआईएस की मदद ली है। एनआईएस में भी बहुत अच्छा मटेरियल दिया हुआ है। ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर एनआईएस की ये पीडीएफ हाईलाइटेड फॉर्म में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में उन्होंने इसमें समझाया हुआ है। तो एनआईएस की भी मैंने मदद ली है। चलिए शुरू करते हैं। अभी चैप्टर नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना तक। अब आगे बढ़ते हैं, महासागरों और द्वीपों का वितरण, फिर भू आकृतियां, प्रक्रियाएं देखेंगे और उनका विकास देखेंगे। इस पे खत्म हो जाएगा हमारा 2 इकाई 3 तक खत्म हो जाएगा। खनिज एवं सेल बचेगा, जिसको कि हम एनसीईआरटी अदर क्लास की एनसीईआरटी के साथ क्लब करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो खनिज एवं सेल का चैप्टर है ये भूगोल वैकल्पिक विषय के हिसाब से दिया हुआ है। जीएस के मैटर इसमें कम है, तो हम जहां से जीएस के मैटर अधिक होंगे वहां से उठा लेंगे। तो फिलहाल चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी पर चलते हैं, जो कि कहता है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। यही चर्चा हमने की थी कि जो डायस्ट्रोफिज्म टाइप का, पटल विरूपण टाइप का फोर्स है, उसमें दो तरह के फोर्स है, इपीरियो यानी कि महाद्वीपों का निर्माण और पठार का निर्माण कैसे होता है, महाद्वीपों का वितरण कैसे होता है। कुछ यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं कि 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। इनको मैंने हाईलाइट कर रखा है और ये चीज अवेलेबल भी है टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास एनसीईआरटी है, चाहे पीडीएफ में है चाहे बुक फॉर्म में, तो आप हाईलाइट कर लीजिएगा। तो कहा यह जाता है कि महाद्वीप पहले भी चलायमान थे, एंशिएंट टाइम में भी, और आज भी चलायमान है। तो 3 तरह के पीरियड की हम बात करेंगे मोटा मोटी, वो पीरियड आप याद रखिएगा। एक तो हम अजोइक की बात करेंगे, जो सबसे पूरा प्राचीन पीरियड है अजोइक, जब धरती बनी थी और उसी समय सॉलिडिफाई हुई थी। तो उस समय क्या हुआ था कि एक पूरी तरह से पानी था और एक जगह पूरी तरह से लैंड था। तो जो पानी था उसको हमने पैंथलासा बोला था, जो सिर्फ लैंड एंड जमीन थी उसको हमने पैंजिया बोला था। लेट्स कम बैक टू आवर एनसीईआरटी पार्ट। इसमें कई सारे सिद्धांत हैं। जैसे कहा यह जाता है कि वर्तमान में महाद्वीप जैसे हैं वैसे पहले थे नहीं, और आगे भविष्य में ऐसे रहेंगे भी नहीं, क्योंकि महाद्वीप बराबर एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं। महाद्वीपों का विस्तार हो रहा है और नए महाद्वीप बन रहे हैं, पुराने सबमर्ज हो रहे हैं और एक दूसरे की सापेक्ष जो है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, वर्तमान स्थिति से हट रहे हैं अपने। इसी को महाद्वीपीय प्रवाह बोलते हैं। तो ये इस महाद्वीपीय जो प्रवाह है, इसकी संकल्पना बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की, लेकिन उसमें कुछ ही ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो एक तरह से जो महाद्वीपीय प्रवाह है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, ये इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो कॉन्टिनेंट पृथ्वी के अंदर बल है, अंतर्जात बल है, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करने पे मजबूर कर देता है। ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, इसकी चर्चा हम करने से पहले
थोड़ा सा मैप देखना चाहेंगे। ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका का अगर आप एटलस में ध्यान से देखें तो आप पाएंगे यहाँ पर कि अफ्रीका की जो शोर लाइन है, वेस्टर्न शोर लाइन यानी कि पश्चिमी जो शोर लाइन है इस तरह की, और दक्षिणी अमेरिका की जो पूर्वी शोर लाइन है, अफ्रीका की पश्चिमी शोर लाइन और दक्षिणी अमेरिका की पूर्वी शोर लाइन, अगर इसको खिसका के यहाँ रखा जाए तो लगभग लगभग ये फिट हो जाता है, ऐसा लगता है कि इससे कटा हुआ भाग है। और अगर कायदे से देखना चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका को इसका भाग दिखाया गया है अफ्रीका के साथ, इस तरह से अटैच्ड था। इंडिया इस तरह से अटैच्ड था, ईस्ट अंटार्कटिका इस तरह से अटैच था, ऑस्ट्रेलिया उसके साथ में ऐसे लगा हुआ था, साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका इस तरह से लगा हुआ था और यूरेशिया यहाँ पर था। तो साउथ अमेरिका इवेंचुअली बाद में समय के साथ साथ ऐसे कट करके अलग हो गया। तो इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। यही एनसीईआरटी हमको बताता है चैप्टर नंबर 4 में, महाद्वीपीय प्रभाव। तो बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण और उत्तर अमेरिका तथा यूरोप अफ्रीका के साथ जुड़े होने की संभावना को भी व्यक्त किया। सबसे पहले एक अब्राहम ऑर्टिगेस थे, इन्होंने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था, और जो एंटोनियो पेलेग्रिनी थे इन्होंने एक मानचित्र बनाया था। तो उतने तो ये फेमस नहीं हुए, सबसे अधिक जो फेमस हुए जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया वो थे मिस्टर अल्फ्रेड वेगनर साहब। इन्होंने 1912 में यह प्रस्तावित किया कि महाद्वीपों और महासागरों का जो वितरण वर्तमान अवस्था में है ऐसा पहले नहीं था, और ये वर्तमान जो स्थिति है ये जो महासागर और महाद्वीप है एक दूसरे के सापेक्ष खिसक गए हैं, एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं, इसलिए ऐसा वर्तमान में नक्शा बना है। तो नाम आप क्या याद रखेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर साहब ने दिया था। अब आगे देखिए, इसमें पैंजिया और पैंथलासा की हमने चर्चा की है कई बार। पैंजिया क्या था? संपूर्ण लैंड मास था, और पैंथलासा संपूर्ण ओशन, जल ही जल था। ये पृथ्वी पर सबसे पहले यही था। बाद में जब 20 करोड़ वर्ष पहले टूटा एक दूसरे में, तो लॉरेशिया यानी कि जिसको अंगारा लैंड बोलते हैं, लॉरेशिया के साथ में आप यहाँ पर लिख लीजिएगा अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड बोलते हैं। भारत गोंडवाना लैंड का ही भाग है, और इसके पक्ष में इन्होंने अत्यंत प्रमाण प्रस्तुत किए। अब देखिए प्रमाण किस तरह से काम करते हैं, वो भूगोल वैकल्पिक विषय का हिस्सा है। आप एनसीईआरटी जीएस फॉर्म के लिए पढ़ रहे हैं, तो जीएस फॉर्म के लिए पढ़ रहे हैं तो जो कारण है उन्हीं को हमको याद रखना है। तो महाद्वीपीय विस्थापन जो अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत था, इसके सपोर्ट में उन्होंने क्या क्या कारण दिए वो हमको देख लेना है। सबसे पहला उन्होंने कारण दिया महाद्वीपों में साम्य। साम्य मतलब कि समानता दिखती है, ऊपर से ही देखने पर इसमें समानता दिखती है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडवर्ड बुलर्ड, यहाँ बुलर्ड लिखा हुआ है, एडवर्ड बुलर्ड उनका नाम था। इन्होंने जिगशॉ फिट का एक कॉन्सेप्ट दिया था। जिगशॉ फिट, जिगशॉ मतलब आप समझते हैं, जिससे कभी आपने देखा होगा लकड़ी काटी जाती है, जो आरी होती है उसमें ऐसे जिग जैग शॉ बना होता है। शॉ मतलब आरी। तो आरी का एक हिस्सा इस तरफ और आरी का दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ। इन्होंने एक हिस्सा माना दक्षिणी अमेरिका को और एक हिस्सा माना अफ्रीका को कि जिग शॉ की तरफ फिट हो जाते हैं। और 3 क्राइटेरिया इन्होंने बताए, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, तीनों बहुत काम आएगा एनसीईआरटी जब भारत का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, तो उसमें भी स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम तीनों बहुत काम आएगा। हमको ये चीजें देखनी ही देखनी है। ये प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत किए। सबसे पहला स्ट्रक्चर महाद्वीपों में साम्य किसमें? स्ट्रक्चर में, कि जैसा स्ट्रक्चर दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग में है वैसा ही स्ट्रक्चर जो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में है वैसा ही स्ट्रक्चर अफ्रीका के पश्चिमी भाग में है। इन्होंने इससे संबंधित कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए। अब उन प्रमाण की चर्चा देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से इन्होंने बिल्कुल गहराई, तटरेखा की गहराई के साथ इन्होंने मानचित्र तैयार किया था। तो पहला तो यही हो गया। दूसरा क्या था कि महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। यही टाइम की हमने बात की थी, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम की जो मैंने बात की वो यही बात की कि आयु में समानता है। जो कि आयु में समानता का मतलब है कि जिस हिसाब से, पहले आप एक बार मैप में देख लें कि यहाँ पर साउथ अमेरिका के पूर्वी भाग में यहाँ पर जो मिलेगा, या तो पहाड़ मिलेगा या नदियां मिलेंगी, उनकी आयु, या फॉसिल फ्यूल मिलेंगे, फॉसिल फ्यूल मतलब जो जानवरों के अंश मिलेंगे, वो अफ्रीका के पश्चिमी तट से बिल्कुल मिलता जुलता है आयु के संबंध में। तो स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम का ये टाइम कंपोनेंट है। तो आयु में संरचना इन्होंने रेडियोमेट्रिक, मतलब रेडियोमेट्रिक से ही हम निर्धारित करते हैं, एक कार्बन डेटिंग से और रेडियोमेट्री से ही निर्धारित करते हैं। तो रेडियोमेट्री से इन्होंने निर्धारित किया था।
और इन्होंने क्या कहा कि ब्राजील जो पट्टी ब्राजील तट पर है, पश्चिमी अफ्रीका के तट जो ब्राजील तट पर मिलता है सैहल समूह वो पश्चिमी अफ्रीका के तट पर बिल्कुल हूबहू उसी से मिलता जुलता है। इस सैहल समूह का उदाहरण यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी में लिख लीजिए कि एक है सीरा दी मोंटिक्वेरा माउंटेन है, सीरा दी मोंटिक्वेरा लिख लीजिए आप इसको, सीरा दी मोंटिक्वेरा यहाँ पर हम लिख करके आपको समझा दे रहे हैं। सीरा दी मोंटिक्वेरा, ऐसा सीरा दी मोंटिक्वेरा भी लिख लेंगे तब भी चलेगा। साउथ अमेरिका के ब्राजील में यहाँ पर सीरा दी मोंटिक्वेरा है, आपको एटलस में मिल जाएगा। ये सिमिलर टाइप ऑफ ब्लॉक माउंटेन मिले हैं, कैसे? जो नाइजीरिया में, नाइजीरिया जो देश है वहां पर अदमावा जो माउंटेन है उससे बिल्कुल मिलते जुलते, सैलों के प्रकार बिल्कुल मिलते जुलते हैं। सीरा दी मोंटिक्वेरा कहां पर है? ब्राजील में, आप नोट कर लीजिए इसको। और अदमावा कहां पर है? नाइजीरिया में, जो नाइजर नदी वहीं पे बहती है नाइजीरिया में। इन्हीं के प्रेसिडेंट को मिला था इस बार का नोबेल प्राइज, आपको जहां तक याद होगा। तो अभी आपको पहली चीज ये समझ में आई कि सैलों के प्रकार में कैसे मैचिंग था। दूसरा इन्होंने कहा, क्या कहा कि जो समुद्री निक्षेप यानी कि जो बायो एविडेंस है वो लगभग मिलते हैं। बायो एविडेंस का मतलब क्या है? बायो एविडेंस का मतलब कि जो जानवर यहाँ पे मिल रहे होंगे, जिन जानवरों के अवशेष यहाँ मिल रहे होंगे ब्राजील के आसपास, साउथ अमेरिका के पूर्वी तट पर, वही अफ्रीका के पश्चिमी तट के आसपास वही जानवर की प्रजाति मिली है। इसके पक्ष में उन्होंने सबसे बायो जो तर्क दिया था वो यही दिया था। एक जानवर कहा गया मेसोसोरस, मेसोसोरस ये ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका के पूर्वी तट पर और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर ही पाया गया। तो मेसोसोरस का भी आप नाम एक प्रमाण में लिख सकते हैं, हालांकि ये सब कभी पूछता नहीं है। टिलाइट भी उन्होंने प्रमाण दिया। ये क्या है? ये हिमानी निक्षेपण से निर्मित चट्टान होती है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट करके याद रख लीजिए, सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि टिलाइट किससे बनता है, तो याद रखिएगा हिमानी निक्षेपण से बनता है। जब हम बहिर्जनित बल पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि हिमानी निक्षेपण से टिलाइट संरचना बनती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन 100% जो पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है वो ये है टिलाइट किससे बनता है। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछ लिया गया था कि कास्ट टोपोग्राफी किससे बनती है, तो कास्ट टोपोग्राफी अंडरग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल से बनती है। तो ये भी चीजें आप जब भी पढ़े तो याद रखें। तो टिलाइट वे चट्टानें थी जो हिमानी निक्षेपण से बनती है। वर्तमान में जो इनकी स्थिति है वो स्थिति ये कहती है कि यहाँ पर हिमनद नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये पहले कहीं और रहे होंगे, आज जाकर यहाँ पहुंचे हैं घूमते टहलते और एक ही साथ जुड़े हुए थे, इसलिए यहाँ पर जो टिलाइट डिपॉजिट है वही टिलाइट डिपॉजिट यहाँ पर भी है। दैट्स इट। तो हिमाच्छादन की ओर इंगित करता है। बाकी प्लेसर डिपॉजिट में जो सोना युक्त राशियां हैं, गोल्ड बेरिंग डिपॉजिट बहुत इंपॉर्टेंट इसका प्रमाण है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, बेलन है, BELEN, बेलन जो गोल्ड डिपॉजिट है वो सैन फ्रांसिस्को नदी है ब्राजील में, सैन फ्रांसिस्को नदी है ब्राजील में। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैन फ्रांसिस्को नदी है, ये देखें आप, सैन फ्रांसिस्को नदी है ब्राजील में। तो ये सैन फ्रांसिस्को नदी के पास में सोने की डिपॉजिट्स हैं जिनको बेलन डिपॉजिट बोला जाता है। ये हूबहू उसी तरह के डिपॉजिट्स हैं जैसे नाइजर नदी यहाँ पर डिपॉजिट करती है, कहां पर? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। बिल्कुल याद रखेंगे, अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो याद रखिएगा। अमेजन और सैन फ्रांसिस्को, ये देखिए अमेजन नदी है, ये सैन फ्रांसिस्को नदी है। तो अमेजन सैन फ्रांसिस्को जो डिपॉजिट करती हैं सोने के डिपॉजिट, स्पेशली बेलन डिपॉजिट सैन फ्रांसिस्को नदी का है, वो नाइजर नदी से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो अदमावा हाईलैंड भी हमने चर्चा कर लिया, सीरा दी मोंटिक्वेरा से मिलता जुलता है। अदमावा से सीरा दी मोंटिक्वेरा दोनों ब्लॉक माउंटेन है। आगे हम पढ़ेंगे जब माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो 2 प्रमाण 3 प्रमाण हम अभी तक प्लेसर डिपॉजिट पे भी चर्चा कर लिया। और घाना में मिलते हैं, ये घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से उसी समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। तो बिल्कुल उसी समय के डिपॉजिट्स हैं। बेलन डिपॉजिट्स आप यहाँ पे लिख लीजिए, या एटलस हो तो उसमें एटलस में लिख लीजिए। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, जो लेमूर्स और मेसोसोरस की हमने अभी चर्चा की, लेमूर हमने छोड़ दिया था, याद रखिएगा लेमूर भी उसमें शामिल है। ये भी क्या है? जीवाश्म है। इन जीवाश्म और मेसोसोरस ये दोनों जीवाश्म एक ही साथ पाए गए हैं उन्हीं नदियों के किनारे। तो ब्राजील में कौन सा एक इरावर सैल समूह है,
इरावर सेल समूह, तो ये भी याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि इरावर सेल समूह कहाँ है, ब्राजील में है। और इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप जो प्रांत दक्षिणी केप है, केप का मतलब होता है आप समझ लीजिए इस तरह से जो आर्किटेक्चर जो बिल्कुल बॉटम कोना होता है उसी को केप बोलते हैं। जैसे इंडिया में तमिलनाडु में केप कमरिन है। एक प्रमाण तो ये है कि जीवाश्म उसी समय के दोनों पाए गए हैं, लेमूर के और मेसोसोरस के, जो अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में मिलते हैं, और उसी प्रकार के कहाँ मिलेंगे, सेम टाइप के मिलेंगे आपको साउथ अमेरिका के पूर्वी तट पर। दूसरा है आपका प्रवाह फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। फिर उन्होंने कारण बताए, ये तो हुए प्रमाण के। कुछ और प्रमाण हैं जो यहाँ पर लिखे नहीं हुए हैं, लेकिन उसको हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए इन्होंने फोर्स क्या कहा, प्रमाण कि क्यों ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से हट रहे हैं। तो हमको जीएस में कभी इस तरह से सवाल पूछा नहीं है, ना प्रीलिम्स में पूछा है, ना मेंस में पूछा है। फिर भी एक जानकारी के लिए आप याद रखिए, इन्होंने कहा था कि पोलर फ्लिंग फोर्सेस, पोलर ध्रुव को एक दूसरे से अलग करने का फोर्स है और टाइडल फोर्स की वजह से होता है। हालांकि बाद में ये सिद्धांत उतना प्रभावी नहीं रहा। बाद में कन्वेक्टिव मैग्मा करंट जो संवहन धारा सिद्धांत है, उसी ने मुख्य रूप से उसी की मतलब प्रमाणिकता सिद्ध हुई, कन्वेक्टिव मैग्मा करंट। इंपॉर्टेंट ये है कि इसको आर्थर होम्स ने दिया था, ये नाम रख लीजिएगा। कन्वेक्टिव मैग्मा करंट की कैसे होता है हम आपको थोड़ा सा इसमें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। कन्वेक्टिव मैग्मा करंट से मतलब ये है, बहुत सिंपल आसान भाषा में आप समझ लीजिए, जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ को अगर आप कई पार्ट में समझ लें कि प्लेट्स होती हैं, अर्थ में 7 प्लेट्स हैं, कुल बड़ी प्लेटें और 7 कुल छोटी प्लेटें हैं, मोटा मोटी बड़ी प्लेटें 7 ही हैं। तो मान लीजिए प्लेट इस तरह से एक दूसरे से कटी हुई है, ठीक है, तो वो भी एक दूसरे के सापेक्ष गति करती रहती हैं, उन्हीं की वजह से कॉन्टिनेंट एक दूसरे से हटते रहते हैं। फिलहाल जो प्लेट्स हैं वो क्यों चलती हैं, उनका कारण जो संवहनीय धाराएं हैं, आर्थर होम्स की कन्वेक्टिव मैग्मा करंट, वो क्या होता है कि जैसे कोई अर्थ सरफेस आप ले लीजिए, यहाँ पर कोई ओपनिंग है, तो अंदर जो हमने देखा था, तो ये चीजें देखा था कि लिथोस्फीयर जो है बिल्कुल ब्रूटल है, वो प्रॉपर्टी लिथोस्फीयर बिल्कुल, उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर पे लिथोस्फीयर फ्लोट होता रहता है, जिसको कि एस्थेनोस्फीयर जो कमजोर होता है उसी के ऊपर लिथोस्फीयर पूरा फ्लोट होता रहता है। एस्थेनोस्फीयर में लावा तैरता रहता है, तो ये लावा जो तैर रहा है वो 2 डायरेक्शन में तैर सकता है, मतलब कि लावा की जो करंट होती है या तो एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो कॉन्टिनेंट भी एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जब लावा करंट्स एक दूसरे के तरफ आएंगी तो क्या होगा, कॉन्टिनेंट भी एक दूसरे की तरफ आएंगे। बाद में इसी सिद्धांत का हम प्रयोग करेंगे प्लेट विवर्तनिकी में। जो कन्वेक्टिव मैग्मा करंट का प्रयोग किया था आर्थर होम्स ने, उसका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में भी ऐसे ही प्रयोग होगा कि जब कन्वेक्टिव मैग्मा करंट एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, तो प्लेट्स भी एक दूसरे की विपरीत दिशा में ऐसे एक दूसरे से मतलब दूर जाएंगी, और जब कन्वेक्टिव मैग्मा करंट एक दूसरे के तरफ गति करेंगी तो प्लेट्स भी एक दूसरे के डायरेक्शन तो एक दूसरे के विपरीत दिखेगा, लेकिन एक दूसरे की ओर है, ठीक है। आर्थर होम्स ने ये चीजें कन्वेक्टिव मैग्मा करंट का सिद्धांत दिया था कि इसी के प्रभाव में मतलब धाराओं के प्रभाव में ही कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से के सापेक्ष में चलते रहते हैं। तो प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया था ना इन्होंने, जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को इसमें तो लिखा है नकार दिया। हालांकि जो मतलब कहना ये चाहते हैं कि पहले जो इन्होंने कारण दिए थे, ज्वारीय बल और ध्रुवीय फ्लाइंग बल, इस कारण को नकार करके बाद में कन्वेक्टिव मैग्मा करंट जो है वो सही साबित हुई थी। तो उसके बाद इन्होंने मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर किया। ये अलग से मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर का लेक्चर अलग से बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ओशन फ्लोर की मैपिंग में क्या क्या हमको मिला है। मतलब ओशन फ्लोर की मैपिंग में क्या क्या मिला है कि जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखिए मिड अटलांटिक रिज का एक मैंने फोटो लिया है, जिसमें कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इन दोनों के साथ साथ और यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो अटलांटिक ओशन है उसमें बहुत सारा एक पहाड़ जैसा, मिड अटलांटिक रिज एक बहुत ज्वालामुखी का एक पहाड़ जैसा है, जहां से बराबर लावा निकल रहा है। ये प्लेट बाउंड्री है ऐसा आकार की, तो ये मतलब इसका भी मैपिंग हुआ है, ओशन मैपिंग हुआ है, तो वो भी एक प्रूफ की तरह से यूज होता है।
अब इसमें लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ये सब शुरू हुआ, तो उस पर हमको नहीं जाना है, हमारे लिए कुछ खास, ना तो जीएस के लिए कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। तो महासागरीय परपट्टी की चट्टानों के काल निर्धारण यानी कि डेटिंग ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। अब इसका क्या मतलब है वो हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए, कहना ये चाहते हैं इस लाइन में कि जो महाद्वीप की चट्टानें हैं वो पुरानी चट्टानें हैं, और जो समुद्र के अंदर की चट्टानें हैं वो नई चट्टानें। क्यों? क्योंकि वो चट्टानें बराबर ज्वालामुखी से निकल करके बन रही हैं और दूसरे एंड पे जाकर के धंस रही हैं। ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में हम समझेंगे। यहाँ पर इन्होंने जबरदस्ती इसको डाला है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जो महासागर परपट्टी की चट्टान होती है वो हमेशा नई होती है, और जो महाद्वीप की चट्टान होती है वो हमेशा पुरानी होती है। तो ये स्टेटमेंट आप रटे रहिएगा। महासागरीय जो परपट्टी की चट्टान है वो नई होती है और महाद्वीप की चट्टान पुरानी होती है। बाकी ये जो डायग्राम बना है ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो महासागरीय ओशन फ्लोर की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको सेपरेटली हम देखेंगे, यहाँ पर इसका कुछ खास महत्व नहीं है। फिर है कॉन्टिनेंटल मार्जिन और ये अबिसल प्लेन, ये सब क्या होता है ये पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। यहाँ इन्होंने जो बताया वो एग्जाम के लिहाज से बिल्कुल फैक्टर नहीं करता है। तो मिड ओशियानिक रिज की भी इन्होंने चर्चा की, वो बिल्कुल यहाँ पे मतलब फैक्टर नहीं करता। फिर इन्होंने चर्चा की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। अर्थक्वेक का हम पूरा डिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन देख ही चुके हैं, वोल्केनो के लिए हम सेपरेट लेक्चर रखेंगे। तो एनसीईआरटी बहुत इफेक्टिव जो फिजिकल ज्योग्राफी की वर्ल्ड वाली है उसके शुरू के 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर में जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम चर्चा कर ले रहे हैं। डिटेल में जो क्वेश्चन आंसर टाइप होते हैं वो हम घटना चक्र या परीक्षावाणी से देखेंगे, और जो क्वेश्चन अलग से आए हुए हैं उनको भी हम देखते चलेंगे। अब जो ज्वालामुखी पर्वतमाला बनती है रिंग ऑफ फायर में उसको सेपरेटली समझा जाएगा, यहाँ पर कुछ खास दिया नहीं हुआ है। बाकी जो उदाहरण दिए हैं वो कुछ खास उदाहरण बिल्कुल मतलब ऐसा कुछ उदाहरण नहीं दिया है जो समझा जाए। सागरीय अधस्थल का विस्तार इन्होंने जो भी यहाँ लिखा है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पूछा नहीं जाता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर है सागरीय अधस्थल विस्तार। ये जो फिगर बना हुआ है यही फिगर है मिड अटलांटिक रिज। इस फिगर को अगर आप उल्टा कर दें 90 डिग्री मोड़ दें तो जो फिगर बनेगा वो यही फिगर है इस तरह से। तो इसको हम समझेंगे डिटेल में। यहाँ पे कुछ खास दिया नहीं हुआ है। रूपांतरित प्लेट या अपसारी प्लेट क्या होती है, शब्द संजोन क्या होता है वो बिल्कुल यहाँ समझ में आपको उतना ठीक से नहीं आएगा क्योंकि प्रॉपर इन्होंने नहीं बनाया है। हालांकि कुछ एनआईएस के मटेरियल में प्रॉपरली दिया हुआ है, तो वो एनआईएस के मटेरियल से हम सेपरेटली देखेंगे जब वोल्केनो पढ़ेंगे, क्योंकि वो वोल्केनिज्म में पूरा कवर हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 में, देखते हैं कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको भी देखेंगे। इसका इन्होंने काल दिया है, जैसे अब ये सब फोकस क्या होता है अर्थक्वेक का वो सब तो हम देख ही चुके हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक इन्होंने प्रमाण दिया था, वही है जो मिड अटलांटिक रिज बनता है। बाकी फिर आता है आपका प्लेट टेक्टोनिक थियरी। डायरेक्टली ये जंप करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थियरी पर, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए जो हमने चर्चा की वो ये चर्चा की कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अल्फ्रेड वेगनर साहब ने उसके पक्ष में कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए, जिसमें कि जिगसॉ फिट ऑफ दी एडवर्ड बुलेट था, जो कि उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम। स्ट्रक्चर में जो दोनों तरफ ब्लॉक माउंटेन, जिस पर हमने चर्चा की, दोनों तरफ ब्लॉक माउंटेन कौन से, सिरा दी मंतिक्वेरा ब्राजील में, और अदमावा हाईलैंड कहाँ पे, अफ्रीका में, घाना में, वो हुआ। दूसरा बेलन डिपॉजिट हमने देखा सैन फ्रांसिस्को रिवर जो ब्राजील की है, और दूसरा जो नाइजर के पास में डिपॉजिट जो अफ्रीका में नाइजीरिया में है, नाइजर नदी। एक तो वो देखा बेलन डिपॉजिट जो गोल्ड के थे। प्रोसेस में हमने देखा कि जो एक मेसोसोरस था और लेमूर था, ये सब जो फॉसिल के एविडेंस देखे। कुछ एविडेंस इसमें जो नहीं लिखे हुए हैं एडिशनली आपको जानने चाहिए, वो आप नोट कर लीजिए। एक तो था कि पैलियो मैग्नेटिक जिसको बोला जाता है एविडेंस, इसको आप प्रॉपरली यहाँ पर लिख लीजिए। पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस ये भी दिया था इन्होंने। पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस में इन्होंने क्या कहा था, स्पष्ट रूप से ये याद रखिए। इन्होंने कहा था कि अब साउथ अफ्रीका हो चाहे साउथ मतलब अफ्रीका हो या साउथ अमेरिका हो, इन दोनों ने एक ही साथ आइस एज एक्सपीरियंस किया था, और उत्तरी अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, इन दोनों ने एक साथ आइस एज एक्सपीरियंस किया था। और यहाँ पर जो भी फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं या जो भी उस समय के
मोरेन्स पाए जाते हैं। मोरेन्स क्या है? ग्लेशियल डिपॉजिट। टिलाइट क्या है? ग्लेशियल डिपॉजिट, यानी कि हिमनद से जो डिपॉजिट होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिमनद से कौन कौन से डिपॉजिट हिमनद से होते हैं। तो इसका भी मैंने एक चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है एनसीईआरटी से निकाल करके कि प्रवाहित जल से क्या बनता है, भूमिगत जल से क्या बनता है। इसका पीडीएफ फाइल भी हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, उसको आप रख लीजिएगा। वो क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। तो पैलियो जो क्लाइमेटिक एविडेंस है वो ये समझ लीजिए कि क्लाइमेट, वो ये कहते हैं कि आज एक दूसरे से दूर दूर स्थित जो महाद्वीप हैं, कभी उन्होंने एक ही साथ एक ही क्लाइमेट एक्सपीरियंस किया था। और लास्ट जो एविडेंस है वो है पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस, चुंबकत्व वाला पैलियोमैग्नेटिक। ये इसका एग्जांपल देते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका में अपलेचियन माउंटेन्स है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, यहाँ पर अपलेचियन माउंटेन्स है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में अपलेचियन माउंटेन्स है, ये जो चुंबकत्व दर्शाते हैं वही चुंबकत्व यूरोप के, यूरेशिया के कुल 4-5 पर्वत दिखाते हैं, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? जोलन माउंटेन। देखिए एक्स से शुरू होता है, जोलन माउंटेन। ये कहा? नॉर्वे के पास में, यहाँ पे जोलन माउंटेन, अपलेशियन, जोलन। और फिर है आपका यूराल पर्वत। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। फिर है रशिया में एक पर्वत है जिसका नाम है वर्खोयांस, वर्खोयांस। इसको आप एटलस अगर आपके पास इंग्लिश में है तो वर्खोयांस है, देख लीजिएगा। हिंदी में है तो वर्खो, ऐसे वर्खोयांस लिखा रहता है। वर्खोयांस को कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ बोलते हैं। यहाँ पर अधिकतम ये जो हाईएस्ट लैटिट्यूड है जहां पर मानव बस्ती बसी हुई है, वर्खोयांस। और उसके और पूर्वी भाग में ये वर्खोयांस है, उसके और पूर्वी भाग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम है चुकोत्स्की। ये सब एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण पर्वत हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। चुकोत्स्की, अगर एटलस में नहीं बना है तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले शुरू करेंगे अपलेचियन, जोलन, यूराल, वर्खोयांस और चुकोत्स्की। ये कहते हैं कि एक ही साथ बने थे, पहले एक ही साथ इनका चुंबकत्व तो एक ही साथ दिखाई देता है, और आज अलग अलग हो गए हैं, इसलिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यहाँ से भी प्रमाणित होता है। बाकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि जो ओशन का जो फ्लोर है वो भी स्प्रेड कर रहा है, वो भी प्रमाण है, जिसको कि सेपरेटली डील करेंगे। यहाँ पर उसका उतना खास एग्जाम्पल भी नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में, और कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बचता है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, जिसको कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आई विल ट्राई टू फिनिश एज सून एज पॉसिबल, बट यू नीड टू, मतलब क्या बोलते हैं, बूस्ट अप माई मोरल ऑल्सो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।